हेलो दोस्तों, एक बार फिर से तुम्हारे लिए हम मैदान में आ चुके हैं और आज के क्लास में अपना टॉपिक रेजोनेंस एंड बैक बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग का हमारी तरफ से ये लेक्चर नंबर 10 होने जा रहा है, जिसमें हम लोग रेजोनेंस और बैक बॉन्डिंग पर कुछ जरूरी डिस्कशन करेंगे। तो पहला एग्जांपल, अगर हमें कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बनाना हो CO3 एक क्लास हम लोगों ने पढ़ा था, एक लेक्चर हम लोगों ने देखा था, वहां पर हम लोगों ने समझा था कि ऑक्सो एसिड्स और ऑक्सो आयंस के स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं। तो अगर वो सारे पॉइंट्स तुम्हारे माइंड में हो तो कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, 2 निगेटिव चार्जेज है, तो हम कार्बन को सेंटर में रख लेते हैं। 3 ऑक्सीजन एटम्स है, 1 2 3 इस तरह से जोड़ दिया। 2 निगेटिव चार्जेज है, तो एक निगेटिव चार्ज कह दो इस ऑक्सीजन को दे दिया, एक निगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन को दे दिया। और जो निगेटिव ऑक्सीजन होता है उसे सिर्फ एक बॉन्ड बनाना होता है, और जो न्यूट्रल ऑक्सीजन होता है उसे 2 बॉन्ड्स बनाने होते हैं। तो न्यूट्रल ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बना लिए, डबल बॉन्ड कर लिया। निगेटिव ऑक्सीजन ने 1 बॉन्ड बनाया, इस निगेटिव ऑक्सीजन ने भी 1 बॉन्ड बनाया। ऐसा क्यों? इट्स वेरी सिंपल। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो तुम देखोगे अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज आ जाता है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दोगे, अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? अगर तुम सोचो तो तुम कहोगे 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और मिल जाए तो 8 हो जाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 और मिल जाए तो 8 हो जाएगा। तो जिसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो 2 बॉन्ड्स बनाएगा, और जिसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो सिर्फ 1 ही बॉन्ड बनाएगा। और इसी वजह से कार्बोनेट आयन के स्ट्रक्चर में जो न्यूट्रल ऑक्सीजन है उसके लिए हमें 2 बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे, और जो निगेटिव ऑक्सीजन है उसके लिए 1 बॉन्ड और उसके लिए 1 बॉन्ड बनाना पड़ेगा, एंड दैट्स ऑल। ये कार्बोनेट आयन का हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब अगर सपोज ये स्ट्रक्चर सही है, ठीक, तो हम एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपेरिमेंट करके कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ को नापने की कोशिश करें। हमारे पास टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, साइंस है, जिससे हम लोग मॉलिक्यूल्स के अंदर या आयंस के अंदर बॉन्ड्स के लंबाई को नाप सकते हैं। तो हम लोग जो है अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और इस बॉन्ड की लंबाई नापेंगे, इस बॉन्ड की लंबाई नापेंगे और देखते हैं क्या आता है। तो अगर हमारा माइंड थोड़ा थोड़ा चले और हम सोचें तो हम कहेंगे जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जहां सिंगल बॉन्ड है वहां पर कम अट्रैक्शन। अगर ये स्ट्रक्चर सही है तो डबल बॉन्ड का मतलब ज्यादा अट्रैक्शन, 1 बार बॉन्ड थोड़ा अट्रैक्शन, 2 बार बॉन्ड और ज्यादा अट्रैक्शन, तीसरी बार बॉन्ड आएगा तो अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड की तुलना में अगर 2 एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर उन्हीं 2 एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड और उन्हीं 2 एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो सिंगल बॉन्ड की तुलना में डबल बॉन्ड में ज्यादा अट्रैक्शन होता है। डबल बॉन्ड की तुलना में जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा। मोर अट्रैक्शन मींस दे विल कम क्लोजर। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा एटम्स पास आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, बॉन्ड की लंबाई छोटी होती जाएगी। तो अगर इस चीज को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो हम कहेंगे ये बॉन्ड थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, इसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, और ये बॉन्ड जो है जहाँ डबल बॉन्ड है, बॉन्ड की लंबाई थोड़ी छोटी होनी चाहिए। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर को देख करके बॉन्ड लेंथ हम ये तो नहीं बता पाएंगे कि कितना कितना होगा, लेकिन ज्यादा और कम की बात हम कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड मतलब कम अट्रैक्शन, डबल बॉन्ड मतलब ज्यादा अट्रैक्शन। ज्यादा अट्रैक्शन मतलब एटम्स पास पास आ जाएंगे, कम अट्रैक्शन मतलब एटम्स दूर दूर थोड़े रहेंगे। तो यहाँ पर एटम्स की दूरी ज्यादा होगी, बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होगी, यहाँ पर एटम्स की दूरी कम होगी और बॉन्ड की लंबाई कम होगी। लेकिन जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करके कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर पता लगाते हैं और बॉन्ड्स की लंबाई चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि तीनों ही बॉन्ड्स बराबर लंबाई के दिखाई पड़ते हैं। तीनों में से कोई भी बॉन्ड छोटा नहीं दिखता है, कोई बॉन्ड बड़ा नहीं दिखता है। जो लंबाई इस बॉन्ड की है वही लंबाई इस बॉन्ड की और वही लंबाई इस बॉन्ड की। तीनों बॉन्ड्स की लंबाई जो है बिल्कुल बराबर बराबर दिखाई पड़ती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि अलग अलग तरह के बॉन्ड्स हैं, तो एक्सपेरिमेंट में भी यही होना चाहिए कि अलग अलग तरह के बॉन्ड लेंथ होने चाहिए। लेकिन फिर भी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और चेक करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स की लंबाई, तो हम देखते हैं कि इसमें 2 तरह के बॉन्ड्स की लंबाइयां नहीं दिखाई पड़ती। एक्सपेरिमेंट कहता है सिर्फ 1 तरह की लंबाई है। तीनों बॉन्ड्स बराबर 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 लंबाई के हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। तो फिर हम इस स्ट्रक्चर से इसे कैसे एक्सप्लेन करें? तो आंसर है हम इस स्ट्रक्चर से इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकते जिसमें तीनों बॉन्ड्स की लंबाई बराबर समझ में आए। हमारा स्ट्रक्चर जब भी बनेगा ऐसा ही बनेगा कि 1 बॉन्ड डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड सिंगल, 2 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे। डबल बॉन्ड हम कहेंगे छोटा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड थोड़ी लंबाई ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट कहता है कि तीनों बराबर लंबाई के हैं,
तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग 3 स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं, तीनों को देखो। पहला तो एग्जैक्टली वही है जो इधर में हमने बना रखा है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और इस पर निगेटिव, इस पर निगेटिव। फिर हम एक अगला स्ट्रक्चर भी बनाते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं अब की बार डबल बॉन्ड यहां पर न बनाओ बल्कि डबल बॉन्ड यहां बना लो, और निगेटिव चार्ज पहले इन दोनों को दे रखा था, अब निगेटिव चार्ज इन दोनों को दे दिया। फिर एक तीसरा स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ लगा दिया और निगेटिव चार्ज और सिंगल बॉन्ड इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के साथ रख दिया। तो ये तीनों ही स्ट्रक्चर्स एक ही जैसे हैं, बस किया क्या है इसमें, क्या तो ये पहला ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये तीसरा ऑक्सीजन, तो इसमें डबल बॉन्ड पहले ऑक्सीजन पर रखा है, इसमें डबल बॉन्ड दूसरे ऑक्सीजन पर रखा है, इसमें डबल बॉन्ड तीसरे ऑक्सीजन पर रखा है, और जब डबल बॉन्ड यहाँ रखा तो बाकी बचे हुए 2 ऑक्सीजन को निगेटिव चार्ज देते हुए सिंगल बॉन्ड बना लिए। जब डबल बॉन्ड यहाँ रखा तो निगेटिव चार्ज बाकी 2 ऑक्सीजन को देते हुए सिंगल बॉन्ड हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया, और इसी तरह से यहाँ पर एक थर्ड स्ट्रक्चर भी बना लिया। तो तीनों ही इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स है, तीनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर क्या है, डबल बॉन्ड इसमें यहाँ पर बनाया है, इसमें यहाँ बनाया है, इसमें यहाँ बनाया है। तीनों में से कौन सा रियल स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर सही स्ट्रक्चर है? तो आंसर है तीनों ही स्ट्रक्चर्स ठीक है, लेकिन इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर जो है बात को पूरा नहीं कह पाता है, बात को पूरा नहीं कह पाता। जैसे मेरे हाथ में, ये हमारे पास 2 हाथ है और एक पेन है। अब हमारे इस हाथ में पेन है, कोई आया और फोटो खींच करके चला गया हमारा, उसको दिखाई पड़ेगा कि मेरे राइट हैंड, मेरे दाएं हाथ में पेन है। थोड़ी देर के बाद पेन हमने इस हाथ में पकड़ लिया और ये हाथ खाली पड़ा हुआ है। फिर से कोई आया, हमारी फोटोग्राफ खींच करके चला गया, वो कहेगा कि पेन जो है बाएं हाथ में था। लेकिन सच्चाई क्या है, पेन कभी दाएं हाथ में था, पेन कभी बाएं हाथ में था, पेन कभी दाएं हाथ में था, पेन कभी बाएं हाथ में था। तो मे भी कुछ % टाइम पेन दाएं हाथ में है और कुछ % टाइम जो है पेन बाएं हाथ में है। तो डबल बॉन्ड के साथ भी कुछ वही है। कोई एक बंदा आया, इसका फोटोग्राफ खींच करके चला गया, उस समय उसको दिखाई पड़ा कि डबल बॉन्ड तो इधर है। फिर दूसरा बंदा आया, वो फोटो खींच करके चला गया, उसको दिखाई पड़ा कि डबल बॉन्ड इधर है। फिर तीसरा बंदा आया, वो फोटो खींच करके चला गया और वो कह रहा है डबल बॉन्ड इधर है। या फिर और हम लोग थोड़ा डेप्थ में जाए तो हम कहेंगे कि डबल बॉन्ड मतलब क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, दोनों मिला करके होते हैं। तो अभी पाई बॉन्ड यहाँ है, अब पाई बॉन्ड यहाँ चला गया, अब पाई बॉन्ड यहाँ चला गया। तो एक बंदे ने फोटो खींचा, वो कहता है नहीं पाई बॉन्ड इधर है। दूसरा बंदा फोटो खींचता, वो कहता है नहीं पाई बॉन्ड इधर है। तीसरा बंदा फोटो खींचता, नहीं पाई बॉन्ड इधर है। उसने ऐसे एंगल से फोटो खींचा कि उसे इधर वाला पाई बॉन्ड दिखाई पड़ा, बाकी सब नहीं समझ में। दूसरे बंदे ने फोटो खींचा तो उसे इधर वाला पाई बॉन्ड समझ में आया, बाकी सब नहीं समझ में आया। तीसरे बंदे ने फोटो खींचा तो उसे यहाँ पर पाई बॉन्ड समझ में आया, बाकी चीजें नहीं समझ में आई। तो कार्बोनेट आयन के ये 3 स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और फिर हम कहते हैं जो इसका रियल स्ट्रक्चर है, इन तीनों में से कोई भी रियल स्ट्रक्चर नहीं है। तीनों में से कोई भी जो है रियल स्ट्रक्चर नहीं है। रियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा जिसमें तीनों की ही प्रॉपर्टीज होंगी। तो हम क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर को ऐसे बनाते हैं, ये डॉटेड लाइन मतलब पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड यहां पर भी है, पाई बॉन्ड यहां पर भी है, पाई बॉन्ड यहां पर भी है। सिग्मा बॉन्ड अपना अपना अपनी अपनी जगह पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा और पाई दोनों है। यहाँ पर सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा और पाई दोनों है। यहाँ पर सिग्मा है, सिग्मा है और यहाँ पर सिग्मा और पाई दोनों है। तो सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह स्थिर रहेगा, पाई बॉन्ड कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो तीनों को मिला करके हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें पाई बॉन्ड को भी यहाँ बनाया है, यहाँ भी बनाया है, यहाँ भी बनाया है। तो एक ही पाई बॉन्ड है, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ। मतलब एक पाई बॉन्ड को अगर तुम 3 भागों में डिवाइड कर दो तो 1/3, 0.33 पाई बॉन्ड यहाँ पर और यहाँ पर। तो सिग्मा बॉन्ड प्रत्येक जगह अपना अपना है और पाई बॉन्ड थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ। तो अब तीनों में कोई अंतर नहीं है। हम लोग इसे बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन। हम लोग इसे बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। डीलोकेलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमें दिखता है पाई बॉन्ड बिल्कुल यहीं पर है, इसे बोलते हैं लोकेलाइज्ड है। यहाँ पर है लोकेलाइज्ड है, यहाँ पर है लोकेलाइज्ड है। लेकिन हम जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं। समझ रहे हो ना, हम जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। मतलब जैसे सपोज एक प्लेट है, एक दूसरा एग्जांपल क्रिएट करते हैं। सपोज एक प्लेट है, ठीक है, इसमें कुछ खाना रखा है। यहाँ पर एक बंदा, उसके पास चम्मच है, वो चम्मच से खाना निकालता है, खाता है। दूसरा बंदा है, उसके पास भी एक छोटा सा चम्मच है, ये भी चम्मच में से इससे खाना निकाल करके खा सकता है। और तीसरा बंदा है, उसके पास भी एक छोटा सा चम्मच है, ये भी इसमें से खाना निकाल करके खा सकता है। तो
हो सकता है ये प्लेट को अपनी तरफ खींच ले और खाना खा रहा है इसमें से निकाल निकाल करके, ये प्लेट को अपनी तरफ थोड़ा सा खींच ले और खाना निकाल निकाल करके खा रहा है इसमें से, और ये तीसरा बंदा है ये भी जो है प्लेट को अपनी तरफ खींच ले और इसमें से खाना थोड़ा थोड़ा निकाल करके खा रहा है। ये 3 एक्सट्रीम सिचुएशंस। और तीसरा सिचुएशन कि तीनों एक साथ मिलकर के इसी में से खाना खाते जा रहे हैं। तो डीलोकलाइजेशन कुछ इसी तरह का है कि जो है तीनों मिल करके, तीनों एक साथ, ऐसा नहीं कि एक कर रहा है और बाकी दोनों बैठे हैं बाद में उसकी बारी आएगी, तीनों एक साथ। ठीक, ये जिस समय ये इसमें से खाना खा रहा है उसी समय ये भी खाना खा रहा है, उसी समय ये भी खाना खा रहा है। तो इस स्ट्रक्चर का कहना है कि अभी पाई बॉन्ड इसके पास है, पाई बॉन्ड इसके पास है, पाई बॉन्ड इसके पास है, लेकिन इस स्ट्रक्चर का कहना है पाई बॉन्ड जो है सभी के पास है, थोड़ा थोड़ा पाई बॉन्ड सभी के पास है। तो जब ऐसा होता है कि कोई बॉन्ड जो है एक से ज्यादा जगहों पर एक साथ दिखाई पड़ने लगे तो डेफिनेटली किसी एक के पास पूरा पूरा जो है खाना नहीं पहुंचेगा। जब तीनों मिलकर के एक साथ खाएंगे तो थोड़ा खाना पहले वाले को मिलेगा, थोड़ा खाना दूसरे वाले को मिलेगा, थोड़ा खाना तीसरे वाले को मिलेगा। तो पाई बॉन्ड का कुछ हिस्सा इसको मिलेगा, पाई बॉन्ड का कुछ हिस्सा इसको मिलेगा, पाई बॉन्ड का कुछ हिस्सा इसको मिलेगा। हम कह सकते हैं यहाँ पर पाई बॉन्ड कितना है 0.33 पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी 0.33 पाई बॉन्ड, और यहाँ पर 0.33 पाई बॉन्ड तुम्हें देखने को मिलेगा। और सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर भी एक बार है, यहाँ पर भी एक बार है, यहाँ पर भी एक बार। तो इस तरह से पाई बॉन्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, अलग अलग जगहों पर डिवाइड हो गया। इसी को बोलते हैं डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि अगर हम स्ट्रक्चर जैसे बनाना सीखते हम लोग कहते हैं साझेदारी होगा तो इसके इसके बीच में होगा, नहीं तो इसके इसके बीच में पाई बॉन्ड बनेगा साझेदारी के जरिए, या फिर इसके इसके बीच में बनेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी साझेदारी के चारों मिलकर के एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जब ये पार्टिसिपेट करेगा तो ये बैठा रहेगा, या फिर ये पार्टिसिपेट करेगा तो ये बैठा रहेगा। सब एक साथ मिलकर के अनयूजुअल टाइप का सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, जिसको हम लोग सीधे सीधे तो दिखाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ 3-5 करके समझाने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर भी पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं रेजोनेंस। किसी एक स्ट्रक्चर से, इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं लेविस स्ट्रक्चर्स। लेविस स्ट्रक्चर्स, लेविस स्ट्रक्चर्स मतलब तुम्हें साफ साफ बताना है कि बॉन्ड कहाँ है कहाँ नहीं। तो यहाँ साफ साफ बताया कि पाई बॉन्ड यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। साफ साफ बताया कि यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। साफ साफ बताया कि नहीं पाई बॉन्ड यहाँ है। तो जब साफ सुथरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पर बॉन्ड रहेगा, यहाँ साझेदारी है, वहां नहीं है, बिल्कुल एकदम क्लीन, तो हम कहते हैं ये है लेविस स्ट्रक्चर। और बहुत बार ऐसा होगा कि एक अकेला लेविस स्ट्रक्चर पूरी बात नहीं कह पाएगा, कई सारे लेविस स्ट्रक्चर्स को मिला करके हम पूरी बात कहते हैं, और कहते हैं यही है कॉन्सेप्ट ऑफ द रेजोनेंस की। अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है, कोई आयन ऐसा है, कोई सिस्टम ऐसा है जिसमें एक अकेला लेविस स्ट्रक्चर पूरी बातें नहीं कह पाता है, एक अकेला लेविस स्ट्रक्चर पूरी बात नहीं कह पाता, तो हम कई स्ट्रक्चर्स को बना करके समझाते हैं कि पाई बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और सब कुछ मिला करके देखते हैं तो हमें कुछ और ही पिक्चर नजर आता है कि वो एक्चुअल पिक्चर ऐसा होगा, एक्चुअल तस्वीर ऐसी होगी। जैसे हमारा ही कोई फोटोग्राफ सामने से खींच करके चला जाए और एक फोटोग्राफ पीछे से खींच करके चला जाए, तो ऐसा नहीं उसने 2 लोगों की फोटो खींच दी, उसने एक ही बंदे का फोटो 2 अलग अलग एंगल से खींचा। तो अगर हमको पूरा समझना है तो दोनों फोटोग्राफ्स को एक साथ मिला करके समझोगे कि वो आगे से ऐसा दिखता होगा, पीछे से ऐसा दिखता होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स अलग अलग एंगल से लिए गए फोटोग्राफ्स हैं। कंप्लीट स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें तीनों की प्रॉपर्टीज है। तो एक अकेला लेविस स्ट्रक्चर सब कुछ नहीं डिस्क्राइब करता है। कंप्लीट स्ट्रक्चर या रियल स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें तीनों की प्रॉपर्टीज है, जिसे हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि पाई बॉन्ड थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, और निगेटिव चार्ज भी 2 निगेटिव चार्ज है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है। तो हम कह देते हैं कि दोनों निगेटिव चार्जेस को तीनों जगहों पर डिवाइड कर दो। तो -2 निगेटिव चार्ज, इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो 2/3 यहाँ पर, 2/3 यहाँ पर, 2/3 यहाँ पर। निगेटिव चार्ज भी इक्वली तीनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो। हमेशा ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन फिलहाल प्रेजेंट केस में ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल भी होगा। यहाँ पर ये तीनों स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट है, जो जो चीजें इसमें है वही वही चीजें इसमें है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर जो है ओरिएंटेशन का कह सकते हो, इसमें ऊपर वाला जो है डबल बॉन्ड था, जबकि इसमें लेफ्ट वाला डबल बॉन्ड है, और इसमें राइट वाला डबल बॉन्ड है। इसमें लेफ्ट और राइट पर निगेटिव चार्ज है, इसमें ऊपर वाले पर और राइट वाले पर निगेटिव चार्ज है, इसमें ऊपर वाले और लेफ्ट वाले पर निगेटिव चार्ज है। तो सिर्फ पोजीशन बदल रहा है, लेकिन जो रिलेटिव
चीजें हैं, जो चीज इसमें है वो चीज इसमें भी कहीं ना कहीं है, और जो चीज इसमें वो चीज इसमें भी कहीं ना कहीं है। तो तीनों की एनर्जी में कोई अंतर नहीं है, तीनों की एनर्जी बराबर है। इसीलिए जो भी इसको मिलेगा वो इसको भी मिलेगा और वो इसको भी मिलेगा। तो अगर निगेटिव चार्ज तीनों के बीच में बटेगा तो बिल्कुल इक्वल डिवीजन, पाई बॉन्ड तीनों में बटेगा तो इक्वल डिवीजन। कभी कभी स्ट्रक्चर्स ऐसे भी मिलेंगे कि कई सारे स्ट्रक्चर्स बनाओगे और वो आपस में एक जैसे नहीं होंगे, उनमें थोड़ा बहुत अंतर होगा, उनकी एनर्जी एक जैसी नहीं होगी। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसको ज्यादा ज्यादा चीजें मिलेंगी, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसको कम कम चीजें मिलेंगी। फिलहाल वो सब फ्यूचर की बात है। अभी लेट अस गो सिंपल कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल ऐसा है, कोई आयन ऐसा है जिसको एक स्ट्रक्चर से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, कई सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। तो कार्बोनेट आयन के 3 स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और रियल स्ट्रक्चर को समझने के लिए तीनों को मिला करके समझते हैं। कि तीनों को मिला करके समझे तो हम कहेंगे सिचुएशन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और 0.33 पाई बॉन्ड, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड 0.33 पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड और 0.33 पाई बॉन्ड। और निगेटिव चार्ज की बात करें तो निगेटिव चार्ज यहाँ -2/3, -2/3 एंड -2/3। कभी कभी तुम्हारे सामने क्वेश्चन होता है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का ऑर्डर बताओ। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का ऑर्डर तुम्हें पता लगाना है। तो हम कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं। अगर एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिंगल बॉन्ड, तो बोलेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर इज 1। प्योर डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर इज 2। प्योर ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर इज 3। सिंगल बॉन्ड के लिए 1, डबल बॉन्ड के लिए 2, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3। ये रेजोनेंस वगैरह ऐसा होगा तो क्या होगा, तो बोलेंगे यहाँ पर जो है सिग्मा बॉन्ड तो पूरा का पूरा है, लेकिन पाई बॉन्ड जो है 0.33 आ रहा है, और दोनों को मिला दे तो 1.33। यही जो है बॉन्ड ऑर्डर है। मतलब सिंगल बॉन्ड से आगे गया है लेकिन डबल बॉन्ड तक नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि बाकी लोगों ने उसी में अपना हिस्सा मार लिया है। पाई बॉन्ड का कुछ हिस्सा उधर, कुछ हिस्सा इधर है, और इसीलिए यहाँ पर जो है तुमको पाई बॉन्ड पूरा नहीं दिखाई पड़ेगा। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड सब कुछ मिला करके तुम बॉन्ड ऑर्डर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 1 और 2 के बीच में है, मतलब बॉन्ड सिंगल से ज्यादा मजबूत है लेकिन डबल से कमजोर है, और एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर 1.3 बता सकते हो। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, फॉर्मूला है C6H6। हम लोग सेपरेट भी थोड़ा सा देख सकते हैं। 6 कार्बन एटम्स को तुम आपस में ऐसे जोड़ दो और सबके साथ एक एक हाइड्रोजन एटम्स को तुम ऐसे जोड़ दो, और हम जानते हैं कि कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने होते हैं। तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, एक बार डबल, फिर एक बार सिंगल, फिर एक बार डबल, फिर एक बार सिंगल, फिर एक बार डबल, फिर एक बार सिंगल। जब तुम ऐसा कर दोगे तो प्रत्येक कार्बन के चारों बॉन्ड सेटिस्फाई हो जाएंगे। जैसे इसको देखो, क्या इसने 4 बॉन्ड्स बनाए तो आंसर इज यस, 1 2 3 4। क्या इसने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं तो आंसर इज यस, 1 2 3 4। क्या इसके चारों बॉन्ड्स पूरे हैं तो 1 2 3 4, सबके चारों बॉन्ड्स पूरे हो चुके हैं। या फिर हम इसी को एक दूसरे वे में भी बना सकते हैं। हम डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर न लगाए, यहाँ पर न लगाए, यहाँ पर न लगाए, हम यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड। मतलब हमने जहाँ डबल था वहां सिंगल कर दिया, जहाँ सिंगल था वहां डबल बॉन्ड कर दिया। और इसी स्ट्रक्चर को हम लाइन डायग्राम में बनाए तो हम लोग क्या करते हैं कि 6 कार्बन एटम्स की चेन है, तो हम लोग ऐसा एक रिंग बना लेते हैं। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो फिर से डबल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, और हाइड्रोजन को छुपा हुआ रहने देते हैं। हम जानते हैं कि सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर तुम ऐसे बना सकते हो या फिर ऐसे भी बना सकते हो। तो हमने यहाँ पर बेंजीन का कुछ इस वाले मोड में स्ट्रक्चर बना करके रखा हुआ है। ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और इसी के इक्विवेलेंट एक दूसरा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, जिसमें इसमें जहां जहां सिंगल बॉन्ड्स हैं इसमें वहां वहां डबल बॉन्ड्स, इसमें जहां डबल इसमें वहां सिंगल, इसमें जहां सिंगल इसमें वहां डबल। तो दोनों ही स्ट्रक्चर्स आपस में इक्वल है। इसका कहना है कि ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जबकि इसका कहना है नहीं, ये वाला सिंगल और वो वाला डबल। तो एक ही मॉलिक्यूल के 2 स्ट्रक्चर्स। पहला स्ट्रक्चर कहता है ये बॉन्ड मजबूत, ये बॉन्ड कमजोर। ये कहता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये वाला बॉन्ड कमजोर है, ये वाला बॉन्ड मजबूत है, क्योंकि यहाँ डबल है और यहाँ सिंगल है। फिर हम ले जाते हैं मशीन के पास, ले जाकर के इसका बॉन्ड लेंथ चेक करते हैं। सारे बॉन्ड लेंथ बराबर आते हैं, कोई बॉन्ड छोटा या बड़ा नहीं आता। तो हम कहते हैं एक्चुअली ये जो पहला स्ट्रक्चर है कह रहा है कि पाई बॉन्ड यहाँ है, पाई बॉन्ड यहाँ है, पाई बॉन्ड यहाँ है। दूसरे का कहना है नहीं, पाई बॉन्ड यहाँ है, पाई बॉन्ड यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। हम कहते हैं दोनों को मिला करके देखें तो पाई बॉन्ड सभी जगहों पर थोड़ा थोड़ा है। ठीक, कुल मिलाकर के कितने पाई बॉन्ड्स हैं तो 1 2 3, या फिर इसमें भी देख लो तो 1 2 3,
और 3 पाई बॉन्ड्स को 6 जगहों पर डिवाइड करोगे तो प्रत्येक हिस्से में 0.5 पाई बॉन्ड आएगा। तो प्रत्येक जगह पर 0.5 पाई बॉन्ड है, कहीं पर भी कंप्लीट पाई बॉन्ड नहीं है। 0.5, ठीक, 0.5 पाई बॉन्ड, 0.5 पाई बॉन्ड, 0.5 पाई बॉन्ड। तो किसी भी जगह पर देखोगे तो पाई बॉन्ड जो है वो पूरा पूरा नहीं है, बल्कि पाई बॉन्ड जो है वो आधा आधा है। तो बेंजीन का हम रियल स्ट्रक्चर इसको लेंगे, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इनको रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स भी कहते हैं। ठीक, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं द रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स, या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी इनके लिए वर्ड यूज करते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। दोनों ही, ये दोनों ही रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है। और ये जो स्ट्रक्चर हमने यहां पर बना रखा है इसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, हाइब्रिड वर्ड का मतलब समझते हो ना, मिला देना। तो यहां पर इन दोनों को मिला करके खिचड़ी बना ली है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड, या फिर कह सकते हो इट इज नियर टू द रियल स्ट्रक्चर, ये रियल स्ट्रक्चर का कुछ कुछ रिप्रेजेंटेटिव है। तो बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर ऐसा है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर पाई बॉन्ड नहीं होगा, सभी जगहों पर बराबर बराबर मात्रा में इक्वल अमाउंट में पाई बॉन्ड रहेगा। और इसीलिए सभी बॉन्ड्स की लंबाई एक जैसी होगी, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। अगर ये स्ट्रक्चर सही स्ट्रक्चर होता तो 3 बॉन्ड्स सिंगल होने चाहिए थे, 3 बॉन्ड्स डबल होने चाहिए थे। सिंगल बॉन्ड्स थोड़े कमजोर, डबल बॉन्ड्स थोड़े मजबूत। सिंगल बॉन्ड्स थोड़े बड़े क्योंकि अट्रैक्शन कम है, डबल बॉन्ड्स थोड़े छोटे क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है। कुछ ऐसा सीन होना चाहिए था, बट मशीन से हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है, हमारी जो नापने की टेक्नोलॉजी है, वो कहती है कि सभी बॉन्ड्स बराबर है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। तो हम इन दोनों को कहते हैं दे आर रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, नॉट रियल स्ट्रक्चर। एक आगे की तरफ से लिया हुआ फोटो है, एक पीछे की तरफ से लिया हुआ फोटो है। कंप्लीट स्ट्रक्चर तब समझ में आएगा जब तुम दोनों को मिलाओगे। और अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ जाए, कह दो कि हम यहाँ पर, ठीक, इन दोनों कार्बन्स के बीच में बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड वो तो अपनी जगह रहता है, कहीं नहीं जाता है। पाई बॉन्ड आधा ही है यहाँ पर, तो 0.5 दोनों को जोड़ दो तो 1.5, ये हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो इस तरह से हम लोग बेंजीन की स्ट्रक्चर को भी रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। और एग्जैक्टली रेजोनेंस क्या होता है, तो इसे हम शब्द दे सकते हैं नीड ऑफ 2 और मोर लेविस स्ट्रक्चर्स, 2 या 2 से ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर्स की जरूरत टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्पीसीज, किसी स्पीसीज की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती, इसी को हम बोलते हैं दिस इज रेजोनेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ द रेजोनेंस। द नीड ऑफ 2 और मोर लेविस स्ट्रक्चर्स टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्पीसीज, कि किसी स्पीसीज की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए 2 या ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ जाए, तो इसी को हम बोलते हैं फेनोमेनन ऑफ रेजोनेंस। स्पीसीज बोले तो क्या, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, रेडिकल हो सकता है। तो मॉलिक्यूल्स जानते ही हो, जैसे हम CO2 मॉलिक्यूल लिखते, कोई चार्ज नहीं है। आयन जानते ही हो, जैसे हम कार्बोनेट आयन लिखते जिस पर 2 नेगेटिव चार्ज है। और रेडिकल्स की बात फिर कभी तुम आगे समझना। तो कोई मॉलिक्यूल आयन या रेडिकल है, कोई स्पीसीज है जिसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है, तो इसी फेनोमेनन को हम रेजोनेंस का नाम देते हैं। दैट इज द डेफिनेशन फॉर रेजोनेंस फॉर यू। रूल्स फॉर ड्राइंग रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स, रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स, जैसे हमने कार्बोनेट आयन के लिए 3 स्ट्रक्चर्स बनाए, उनको रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स बोलेंगे। बेंजीन के लिए 2 स्ट्रक्चर्स बनाए, दोनों रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स। उनको बनाते समय कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। नंबर 1, नो मूवमेंट ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई, कोई एटम वगैरह नहीं मूव कराना। जैसे हमने कार्बोनेट बनाया था तो हमने ये चीज फिक्स कर लिया था कि सभी एटम्स अपनी अपनी जगह पर फिक्स रहेंगे, कोई एटम या उसका न्यूक्लियस मूव नहीं करेगा। ठीक, क्या मूव करेगा, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से कभी यहां पर कभी यहां पर कभी यहां पर, नेगेटिव चार्ज कभी यहां पर कभी यहां पर कभी यहां पर, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, एटम का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये वाला एटम उठकर यहां से वहां या ये वाला एटम उठकर यहां से वहां चला जाएगा, कोई भी एटम अपनी जगह से नहीं हिलेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हिलते डुलते नजर आएंगे। और इसीलिए हम रेजोनेंस को डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। या फिर जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ चार्ज भी मूव करेगा, तो अभी चार्ज यहां दिख रहा है, बाद में चार्ज वहां दिखेगा। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज, ये टर्म भी रेजोनेंस के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, कोई एटम मूव नहीं करेगा।
एंड सेम और नियरली सेम एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स। मतलब अगर हम 2-4 कॉन्ट्रीब्यूटर्स बना रहे हैं तो उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, उन्हीं को कॉन्ट्रीब्यूटर्स मानेंगे। वैसे तो अंट संट बहुत सारे स्ट्रक्चर तुम बना सकते हो, लेकिन उन्हीं को हम रियल कॉन्ट्रीब्यूटर मानेंगे, उन्हीं को हम सही सही मानेंगे जिनमें एनर्जी जो है लगभग आसपास रहे ना, सेम और नियरली सेम। या तो एनर्जी सेम रहेगी या फिर एनर्जी नियरली सेम रहेगी। हम इसको ऐसे समझे, जैसे अगर हमारा फोटोग्राफ खींचना है तो हम क्या करें, अपना दोनों हाथ ऐसे ऊपर कर ले, फोटोग्राफ एक आ गया, एक हाथ नीचे कर ले, फोटोग्राफ आ गया, एक हाथ ये नीचे कर ले, फोटोग्राफ आ गया। अब क्या है कि उल्टा लटका करके हमारा फोटोग्राफ खींचा जाए, तो ये कोई फोटोग्राफ नहीं हुआ, बल्कि हमारे साथ जबरदस्ती हुई। तो जबरदस्ती भी हमारे कुछ फोटोग्राफ्स खींचे जा सकते हैं, बट दोज आर नॉट नेचुरल फोटोग्राफ्स। तो मॉलिक्यूल्स को भी तुम उल्टा पुल्टा लटका सकते हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता तो अंट संट जोड़ दो, कर लो भाई एक और रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर तैयार हो गया। तो तुम अंट संट बिल्कुल जोड़ दोगे, सब उल्टा सीधा कर दोगे, तो ऐसे कॉन्ट्रीब्यूटर्स नहीं माने जाएंगे। हम उन्हीं को कॉन्ट्रीब्यूटर्स मानेंगे जिसमें मॉलिक्यूल अपनी मर्जी से तैयार हो जाएगी। चलो ठीक है, ऐसे भी चलेगा, ठीक, हाथ एक बार ऐसे ऊपर करके दोनों फोटो खिंचा लिया, इट्स ओके। एक हाथ नीचे कर लिया, वो भी ओके। ये नीचे कर लिया, वो भी ओके। कहोगे उल्टा लटका करके फोटो खींचेंगे, ये नहीं चलेगा। तो मॉलिक्यूल्स का कि जो कंट्रीब्यूटर्स बनाओगे, जो उनके फोटोग्राफ्स लोगे, उनमें एनर्जी का या तो अंतर बिल्कुल भी न रहे, या तो अंतर रहे भी तो थोड़ा बहुत अंतर है तो चलेगा। बहुत ज्यादा अंतर रहेगा, बहुत परेशान करोगे, तो ऐसे कंट्रीब्यूटर्स को हम खारिज कर देंगे कि दिस कंट्रीब्यूटर्स नॉट गुड। ऐसा फोटो बार बार नहीं खींचा जा सकता, ये कंट्रीब्यूटर्स जो है काम के नहीं है, इन्हें हटाओ, किसी का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं चलेगा। तो हमें उन्हीं कंट्रीब्यूटर्स को लेना है जिनकी एनर्जी या तो सेम रहे या तो नियरली सेम रहे, ठीक। इसे तुम एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे समझोगे। ये जो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है, हम थोड़ा सा सीख रहे हैं। एग्जैक्टली जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है तो वहां पर रेजोनेंस बहुत हैविली हम लोगों को फेस करना पड़ता है। लगभग हर चैप्टर में, हर टॉपिक में रेजोनेंस आके बीच में घुस जाता है। तो यहाँ तो बस हम लोग इंट्रो ले रहे हैं रेजोनेंस का। असली रेजोनेंस हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझेंगे। इन वर्ड्स को एक बार सुने रहो, फिर से जब दोबारा तुम्हारे सामने ऑर्गेनिक में आएगा तब इनका असली मतलब तुम वहां समझोगे। हम लोग कुछ और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स समझ सकते हैं, जैसे फॉस्फेट आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। फॉस्फेट आयन के लिए बनाना है स्ट्रक्चर, तो कैसे बनाए? फॉस्फोरस है, 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, राइट। 3 नेगेटिव चार्ज है, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, और जो न्यूट्रल ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बनाया। मतलब 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड विथ नेगेटिव चार्जेस। अब हम इसी का एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें हम क्या करें, डबल बॉन्ड यहाँ की जगह यहाँ बना दें। फिर एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें डबल बॉन्ड यहाँ की जगह यहाँ बना दे। एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें डबल बॉन्ड यहाँ की जगह यहाँ बना दे। तो कुल मिलाकर के इसके लिए हम दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हैं, तीसरा स्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हैं, और एक चौथा स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। डबल बॉन्ड यहां बना लिया, इधर बना लिया, इधर बना लिया, नीचे की तरफ नहीं बनाया है तो इधर भी एक बार डबल बॉन्ड। और चारों स्ट्रक्चर्स क्या आपस में इक्वल है? तो आंसर हाँ, ये चारों स्ट्रक्चर जो है वो आपस में इक्वल है। इनमें कहीं कोई एनर्जी का अंतर नहीं है। इसमें एक बार फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो इसमें भी है, दूसरी जगह है लेकिन है और है। इसमें 3 बार नेगेटिव चार्ज वाले ऑक्सीजन है विद सिंगल बॉन्ड्स, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली 3 बार नेगेटिव चार्ज वाले ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड के साथ, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही। तो चारों स्ट्रक्चर्स एनर्जी के दृष्टि से आपस में इक्विवेलेंट है। और फॉस्फेट आयन का जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर होगा, उसमें क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड्स तो अपनी अपनी जगह सही सलामत रहेंगे। पाई बॉन्ड एक ही है, चारों के बीच में बटेगा तो थोड़ा सा पाई बॉन्ड यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ। नेगेटिव चार्ज 3 बार है, -3 डिवाइडेड बाई 4, -3/4। तुम चाहो तो इसे 0.75 नेगेटिव साइन के साथ लिखोगे, सो -0.75। तुम यहाँ पर -3/4 लिख दो या फिर -0.75 लिख दो, वॉट एवर यू लाइक। तो -3/4 हियर एंड हियर एंड हियर एंड हियर। ये फॉस्फेट आयन का रेजोनेंस हाइब्रिड, दीज आर द रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स, 4 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स, एंड दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। और बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो सिग्मा बॉन्ड 1, पाई बॉन्ड यहाँ पर कितना आया है, तो जस्ट एक ही पाई बॉन्ड 4 भागों में डिवाइड हुआ है, तो मतलब 1/4। डेसिमल में सॉल्व करोगे 0.25, तो 0.25, दोनों को ऐड कर दो 1.25। मतलब बॉन्ड जो है सिंगल से आगे गया है लेकिन डबल से भी काफी पीछे है। सेम वे
सल्फेट आयन के लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ट्राई योरसेल्फ। ठीक, इसका सॉल्यूशन भी हम तुम्हें नहीं देंगे, जस्ट ट्राई योरसेल्फ। फिर कभी कहीं दूसरे जगह पर हम लोग मिलेंगे तो इसकी बातें हो जाएंगी। इसको अपने से ट्राई करोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर ट्राई करोगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। अगर तुमने सब कुछ सही सही किया तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ जाएगा। यही इस बात का सबूत होगा कि तुमने चीजें सही सही की। ठीक, एंड एक और दे देते हैं तुम्हें, नाइट्राइट आयन। नाइट्राइट आयन, ठीक, NO2-। इसमें भी रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स बनाओगे, रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में सोचोगे और बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। सब कुछ सही सही करोगे तो यहां भी बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ जाएगा। परक्लोरेट आयन, परक्लोरेट आयन ClO4-। ठीक, सब कुछ सही सही करोगे, बॉन्ड ऑर्डर 1.25 आएगा। सही सही करके देखना इतना आया क्या, नहीं आया तो गड़बड़। ठीक, फिर जहां पढ़ते हो स्कूल में, विद्यालय में, वहां पर जो अपने टीचरों को पकड़ो, थोड़ा उनका भी सिर खाओ कि ये मेरा गड़बड़ क्यों आ रहा है। और एक और क्लोरेट आयन ClO3-। 1.33 बॉन्ड ऑर्डर आएगा अगर तुमने सब कुछ सही रखा तो ये 3-4 आयन्स है जिन पर तुम थोड़ा अपनी एनर्जी लगाओ। सल्फेट आयन, रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर और रेजोनेंस हाइब्रिड और बॉन्ड ऑर्डर वगैरह निकालो। तुम्हारा स्ट्रक्चर सही है कि नहीं, ये बॉन्ड ऑर्डर सही आ जाए तो वहां से तुम समझ लेना कि सही आ गया ना। और मेरा ही मेथड अप्लाई करना, अपना इंस्टेंट मेथड अप्लाई करके किसी भी तरह से वहां नहीं पहुंचना। जैसे जैसे हमने बनाया वैसे वैसे करके उसी रिजल्ट तक पहुंचे, तब समझना कि बात सही है। ठीक, बाकी कुछ गड़बड़ है तो कमेंट बॉक्स हाजिर है, उसमें तुम कुछ भी लिख दो, वी विल सी। ओके, कुछ वैसा ही क्वेश्चन फिर से आगे लिख रखा है, मीनिंगलेस हो गया, ये दोबारा चल रहा है। ऊपर ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। बेनिफिट्स ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का बेनिफिट क्या है? रेजोनेंस का बेनिफिट जो है, बहुत सारे फालतू बातें करी जा सकते हैं, लेकिन सिंगल पॉइंट स्टेबिलिटी। रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, कभी कभी बहुत रेयरली घट भी जाती है, बट मोस्टली रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। हम इसको कैसे समझे? जैसे अगर हम लोग कार्बोनेट आयन के स्ट्रक्चर पर एक बार फिर से आए तो कार्बोनेट आयन का एक स्ट्रक्चर ये बनाया था, बीच में ये जो एरो बनाते हैं इसको इसी तरह से बनाओगे ना। रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स के बीच में हमेशा ये डबल हेडेड एरो बनाते हैं, इसको कुछ भी अपनी तरफ से उल्टा सीधा न बना देना, हमेशा यही वाला एरो। तो ये हम लोग 3 स्ट्रक्चर्स कार्बोनेट आयन के बना सकते हैं। अगर ये दोनों स्ट्रक्चर्स न होते, केवल यही स्ट्रक्चर होता तो क्या होता? निगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन को संभालना और इस ऑक्सीजन को संभालना है, मतलब 2 मुसीबत है और एक मुसीबत को इसने संभाल रखा और एक मुसीबत को इसने संभाल रखा है। निगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, ये हमेशा आइटम्स के लिए मुसीबत का काम करते हैं। और जितना ज्यादा लोग मिल करके मुसीबत को संभालेंगे, सिचुएशन उतना आसान हो जाएगा, काम उतना कंफर्टेबली होता चला जाएगा और मॉलिक्यूल या आयन जो भी है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अगर ये दोनों न होते तो क्या होता? निगेटिव चार्ज इन दोनों को संभालना था और ये तीसरा वाला खूब मजे मारता। लेकिन अभी क्या है, रेजोनेंस की वजह से निगेटिव चार्ज तीनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो परेशानी इसकी थोड़ी कम हुई, थोड़ी इसने ले ली, थोड़ी इसकी कम हुई, थोड़ी इसने ले ली। तो निगेटिव चार्ज किसी एक एटम को या 2 एटम को नहीं संभालना है, बल्कि तीनों मिलकर के निगेटिव चार्ज को इक्वली हैंडल करेंगे। इसी तरह से सल्फेट आयन का भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो अगर कोई रेजोनेंस ना हो, एक निगेटिव चार्ज इसको संभालना और एक इसको संभालना है, लेकिन रेजोनेंस की वजह से क्या होगा? चारों मिल करके निगेटिव चार्ज को इक्वली संभालेंगे। तो किसी एक ऑक्सीजन के पीछे -2/4 बोले तो -0.5 निगेटिव चार्ज आएगा, मतलब 1 से कम। यहाँ पर देखेंगे किसी एक ऑक्सीजन पर कितना निगेटिव चार्ज है, तो टोटल 2 निगेटिव चार्ज है -2 और तीनों मिलकर के संभालेंगे तो एक के हिस्से में आएगा -0.66। तो निगेटिव चार्ज 1 से कम हो गया। पहले पूरा निगेटिव चार्ज था, अब 1 से कम हो गया। पहले पूरा निगेटिव चार्ज आ रहा था, लेकिन रेजोनेंस की वजह से निगेटिव चार्ज 1 से कम हो गया और निगेटिव चार्ज कम हो गया बोले तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। सेम फॉर पॉजिटिव चार्ज, अगर कहीं रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज में भी इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन दिखे तो समझ लेना स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो रेजोनेंस 99.99% ये स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, लेकिन कुछ रेयर केसेज मिल सकते हैं जिसमें स्टेबिलिटी जो है घट भी जाती है। ऐसे केसेज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फेस करेंगे, यहाँ हमें नहीं फेस करना है। तो रेजोनेंस के फायदे क्या है? इट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन फॉर यू, तुम्हारे लिए 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन है, तुम अपनी तरफ से दिमाग लगाना, मे भी तुम सॉल्व कर ले जाओ, मे भी तुम न सॉल्व कर पाओ, तो इसका सोल्यूशन हम लोग सेपरेट देखेंगे, कहीं दूसरे वीडियो लेक्चर में इसका सोल्यूशन पोस्ट कर देंगे। क्वेश्चन फॉर यू, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड है 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक, उसके लिए 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। इसमें कहीं कुछ प्लस माइनस नहीं है, इसमें प्लस माइनस वगैरह भी है।
तो तुम्हें पहला तो चेक करना है डू एवरी एटम इन दीज स्ट्रक्चर्स हैव ऑक्टेट, क्या सभी एटम्स का ऑक्टेट पूरा है, वो चेक करने का। एंड कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, इन स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करना है, कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल। ध्यान रखना प्लस माइनस है तो कुछ न कुछ परेशानी होगी, मतलब स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। प्लस माइनस नहीं है तो स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा रहेगी। तो इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उनकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो इस चीज को अपने से भी एक बार सोचना, हमने थोड़ा सा हिंट भी दे दिया तुम्हें। तो ऑक्टेट कहाँ है, इसका ऑक्टेट है क्या, 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 सब बारी बारी से सोचते चले जाओ और स्टेबिलिटी का कंपैरिजन। सिमिलरली नाइट्रस ऑक्साइड N2O, 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इनको इन 3 तरह से आपस में जोड़ा जा सकता है। हैज फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1 2 3, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, इसमें इधर ट्रिपल बॉन्ड इधर सिंगल बॉन्ड, और इसमें दोनों तरफ डबल बॉन्ड। डज एवरी एटम इन दीज स्ट्रक्चर्स हैज ऑक्टेट, या सभी एटम्स का ऑक्टेट है कि नहीं है खोजने का। एंड विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स इज लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग, सबसे कम कंट्रीब्यूटिंग कौन सा होगा। कंट्रीब्यूटिंग क्या होता है कि हमने कहा ना जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसमें थोड़ा इसका हिस्सेदारी है, थोड़ा इसका हिस्सेदारी है, थोड़ा इसका हिस्सेदारी। अगर 3 स्ट्रक्चर्स है तो एक्चुअल स्ट्रक्चर में तीनों का थोड़ा थोड़ा नेचर होगा। कह दो पहला वाला 20%, दूसरा वाला 20%, तीसरा वाला 60%, कुछ ऐसा। इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। तीनों की स्टेबिलिटी इक्वल होगी तो कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा, स्टेबिलिटी इक्वल नहीं होगी तो कंट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई पड़ेगा तुम्हें कि स्टेबिलिटी इक्वल नहीं है। जिसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम उसका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम, जिसकी स्टेबिलिटी मिनिमम उसका कंट्रीब्यूशन मिनिमम। इस पॉइंट को ध्यान रख करके तुम खोजोगे किसका कंट्रीब्यूशन मिनिमम है। चार्ज से खोजोगे, जहां जितना ज्यादा चार्ज वहां उतना कम स्टेबिलिटी और उतना कम कंट्रीब्यूशन। तो ये क्वेश्चन भी तुम अपने से एक बार सोचोगे, ठीक। हम चाहे तो अभी 10-20 सेकंड और बोले और आंसर कंप्लीट हो जाए, लेकिन थोड़ा तुम्हें भी सोचने के लिए छोड़ा जाए ना। तुम अपनी तरफ से कुछ सोचोगे तो बात थोड़ा आगे बढ़ेगी। तो इसको सोचोगे, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तब भी कोई बहुत परेशानी होने वाली नहीं है। ओके, रेजोनेंस का ही एक पार्ट है बैक बॉन्डिंग। इसका बहुत हाइप लोग क्रिएट करते हैं, बैक बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग, लेकिन ये कुछ होता नहीं, रेजोनेंस ही है। इसको एक अलग नाम दे दिया गया बैक बॉन्डिंग। तो जैसे हम इस मॉलिक्यूल को देखें BF3, बोरॉन के अंतिम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों इलेक्ट्रॉनों में से एक इधर एक इधर एक इधर, तीनों शेयर करके बोरॉन ने जो है 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं। हाइब्रिडाइजेशन तुम निकालना जानते होगे तो बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे, sp2 आएगा। शेप इसका निकालना जानते हो तो शेप जो है ट्राइगोनल प्लेनर आएगा। ऑक्टेट के बारे में सोच सकते हो, तुम देखोगे कि बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक। 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड बोरॉन, बोरॉन के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। और गहराई में सोचोगे तो तुम कहोगे बोरॉन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल जरूर होगा। ये कहां से आया भाई वैकेंट p ऑर्बिटल? तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो तुम देखोगे बोरॉन के पास कुल मिलाकर के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 2s2 एंड 2p1। तो ये पहला वाला सेट, ये दूसरा वाला सेट। और इसके अंदर जाओगे तो s ऑर्बिटल, और p के अंदर जाओगे तो px py और pz, ठीक। px py pz, इसमें 4 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, s ऑर्बिटल अकेला होता है। p के 3 ऑर्बिटल साथ साथ मिलकर रहते हैं, एक को कहते हो px, एक को कहते हो py, एक को कहते हो pz। तो 3 ही बॉन्ड्स हमें यहाँ पर बनाने हैं, 1 2 3। 3 बॉन्ड्स का मतलब 1 2 3 ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी और 1 ऑर्बिटल तो खाली बचेगा ना। तो यहाँ पर BF3 में बोरॉन के पास 1 ऑर्बिटल खाली बचा है, उस खाली ऑर्बिटल को हम बनाना चाहे तो ऐसे बना दें, इट्स अ प्योर p ऑर्बिटल। खाली ऑर्बिटल पड़ा है, वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा है। इधर फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, ठीक। इसका लोन पेयर हम बाकी के लोन पेयर हटाते हैं, एक लोन पेयर जस्ट बनाते हैं। ये लोन पेयर भी p ऑर्बिटल में है, और ये दोनों ऑर्बिटल साइड बाय साइड ऐसे ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है ना। साइड वाइज ओवरलैपिंग एंड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट करके इसके साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग कर ली और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे F डबल बॉन्ड B, इधर F इधर F। तो अब दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। तुम कह सकते हो एक तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ा हुआ है ना, कोऑर्डिनेट, कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड करके एक लेक्चर हमने शेयर किया था तुम्हारे साथ। वहां पर हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अगर 2 एटम्स हो A और B, एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर के आए, एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर के आए, दोनों के बीच में साझेदारी हो जाए, इसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड।
ठीक। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा हो जाए कि एक एटम ए दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेकर के और बी जो है खाली हाथ आ रहा है और दोनों के बीच में साझेदारी हो जाए तो इसे कहते हैं कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, यहाँ पर कोवैलेंट टाइप दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लगा के साझेदारी की या दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ से लगाए। और जब ऐसा सिचुएशन आता है तो जो इलेक्ट्रॉन लेकर आता है उस पर प्लस और जो खाली हाथ आता है उस पर बाद में माइनस डेवलप हो जाता है। तो अगर इस चीज को हम फील करें कि इसने अपना लोन पेयर लगाया है साझेदारी में, केवल मजे ले रहा है, तो इस पर आएगा एक प्लस और इस पर आएगा एक माइनस। ठीक, और ऐसा करने के बाद तुम देखो कि बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसने 4 बॉन्ड्स बना लिए हैं, 3 बॉन्ड्स जब तक थे 1 2 3 ऑक्टेट नहीं था, अब इसके चारों बॉन्ड्स हो गए ऑक्टेट। और ये भी रेजोनेंस ही है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, बगल वाले के पास एक खाली ऑर्बिटल था, इसके पास एक लोन पेयर था। पूरी कहानी जो भी कही अब समराइज करते हैं। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और इसके पास लोन पेयर है। ये अपना लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करके पाई बॉन्ड बना लेगा। इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ये कुछ नहीं है, सिर्फ रेजोनेंस ही है, लेकिन इसको एक और भी नाम देते हैं रेजोनेंस का एक छोटा टाइप, बैक बॉन्डिंग। ये 2 एटम्स आसपास में है, एक के पास खाली ऑर्बिटल है, दूसरे के पास लोन पेयर है। ये लोन पेयर उसके खाली ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, दोनों साइड से ओवरलैप कर जाएंगे और ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना देंगे और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। वही चीज इधर से भी पॉसिबल था। तो एक और स्ट्रक्चर हम लोग सोच सकते हैं, इसको सेपरेट कहीं लिखे हम लोग, यहाँ तो बहुत खिचड़ी हो गई है, इधर लिखते हैं ना, नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। तो BF3 का एक स्ट्रक्चर तो हम ऐसे बना लेते हैं, ये हो गया BF3। फिर कहते हैं इसके पास लोन पेयर है, डोनेट करो, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दो और डबल बॉन्ड बनाओगे तो F डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड F। जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो इस पर आएगा प्लस और इस पर आएगा माइनस। इसी तरह से हम इस वाले फ्लोरीन के लोन पेयर के साथ सोच सकते हैं। तो अब की बार क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, बाकी दोनों सिंगल बॉन्ड, इस पर प्लस इस पर माइनस। फिर इधर वाले फ्लोरीन के साथ सोच सकते हैं कि ये भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो F B F एंड डबल बॉन्ड F, इस पर आएगा प्लस और इस पर आएगा माइनस। तो BF3 के लिए 3 और रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, ये रेजोनेंस ही, लेकिन कभी कभी इसे जो है ज्यादा फैंसी, ज्यादा अच्छा नाम बैक बॉन्डिंग, देखने में कुछ ज्यादा भौकाल टाइप का सुनाई पड़ता है कि यस बैक बॉन्डिंग हो रहा है। तो बैक बॉन्डिंग इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ रेजोनेंस जिसमें एक एटम के पास लोन पेयर और दूसरा एटम जो है खाली ऑर्बिटल लेकर के बैठा हुआ है। मतलब एक के पास खाना है, दूसरे के पास प्लेट है, खाना उसने प्लेट में रखा और दोनों मिलकर के अब खाएंगे। तो बस एक ही जो है खाना लाया, दूसरा खाली प्लेट लेकर के बैठा था ना, खाली प्लेट भी होना जरूरी नहीं, तो खाना रखोगे किसमें। तो इसके पास खाना, इसके पास खाली प्लेट, इसके पास लोन पेयर, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, मिलाकर के दोनों ने बीच में साझेदारी कर ली, डबल बॉन्ड बन गया। तो बैक बॉन्डिंग में एग्जैक्टली यही होता है। बैक बॉन्डिंग का एक और बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है हमारे पास, लेकिन इसको हम करते क्या है, पहले यहां से हम उठा करके इसे नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं, फिर इसका डिस्कशन अच्छे से करते हैं। ओके, यहां पर हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स है, NH3, नाइट्रोजन ने 3 बार बॉन्ड बनाया और एक लोन पेयर बनाया है। अब यहाँ पर हम उतना बेसिक वे में नहीं जा सकते, हम लोगों ने शेप बनाना सीखा है। अगर शेप बनाना सीखा है, जानते हो, तो तुम कह सकते हो कि इसका शेप जो है पिरामिडल होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। फिर हम इस H को हटा करके यहाँ कोई दूसरा ग्रुप या दूसरा आइटम लगा दे, जैसे H को हटाकर हम यहाँ पर CH3 लगा दे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेप इसके अराउंड देखोगे तो ट्राइगोनल पिरामिडल, अभी भी ट्राइगोनल पिरामिडल। और अब एक थर्ड एग्जांपल, हम कार्बन की जगह सिलिकॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कार्बन और सिलिकॉन तुम पीरियोडिक टेबल में देखोगे, कार्बन, उसके नीचे सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इन सब के अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जहां कार्बन हो सकता है वहां सिलिकॉन भी हो सकता है। सो CH3 को हम SiH3 कर दे रहे हैं, कार्बन के बदले में सिलिकॉन, और शेप अब भी ऐसा ही होना चाहिए, बट एग्जैक्टली वी सी इट्स नॉट पिरामिडल। ये पिरामिडल नहीं होता है। ठीक, ये पिरामिडल होना चाहिए लेकिन ये पिरामिडल नहीं होगा। तो ये पिरामिडल, H को हटाकर CH3 कर दिया, अभी भी पिरामिडल, लेकिन SiH3 करने के बाद ये पिरामिडल नहीं होता है बल्कि प्लेनर हो जाता है। नाइट्रोजन के साथ तीनों SiH3 ग्रुप एक ही प्लेन में आ जाते हैं, SiH3
SiH3 SiH3। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा होने से बैक बॉन्डिंग होगी। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल तुम ऐसे बनाओगे, डी ऑर्बिटल, ठीक। और इसका लोन पेयर जो है प्योर पी ऑर्बिटल में, और दोनों के बीच में ये इस तरह से साइड से जो है ओवरलैपिंग होगी और बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। इसने अपना लोन पेयर इसके खाली ऑर्बिटल में दिया, तो इसका पी ऑर्बिटल है जबकि इसका डी ऑर्बिटल है, ठीक। पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल, इसकी बातें हम लोग फिर बाद में कभी और करेंगे। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो देख सकते हो, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 एंड 2p3, ठीक। ये पहला सेल, ये दूसरा सेल। सिलिकॉन का लिखोगे, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 फिर 2s2 एंड 2p6, और फिर उसके भी आगे जाओगे तो 3s2 3p2 और उसमें 3d0, 3d खाली पड़ा हुआ है। दूसरे में कुछ डी वगैरह नहीं होता, डी की शुरुआत तीसरे से होती है। तो सिलिकॉन के पास डी ऑर्बिटल है जो कि खाली पड़ा हुआ है। नाइट्रोजन के पास पी ऑर्बिटल है जो कि भरा हुआ है। तो इसका भरा हुआ ऑर्बिटल, इसका खाली ऑर्बिटल दोनों मिलकर के ऐसे साइड से ओवरलैप कर लेंगे, तो इस तरह से फिर से बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। और बैक बॉन्डिंग होने के लिए जरूरी क्या है कि जो 3 एटम्स हैं, ठीक, ये सभी अगर एक ही प्लेन में रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे तभी बैक बॉन्डिंग हो पाएगा। मान लो कोई प्लेन से नीचे भाग जाए, ठीक, ऐसा हो जाए, ऐसा। अगर ये पिरामिडल हो जाए, ठीक, इस तरह से, दोनों में अंतर है, ठीक, एक प्लेनर है दूसरा पिरामिडल है, तो इसमें इसका लोन पेयर इसके साथ मिक्स नहीं हो सकता, इसका लोन पेयर इसके साथ मिक्स नहीं हो पाएगा, परेशानी आएगी। तो बैक बॉन्डिंग या रेजोनेंस के लिए प्लेनर होना जो है काफी फायदेमंद होता है। और यही वजह है कि जो ये SiH3, अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो इसे पिरामिडल होना चाहिए था, लेकिन इसने अपने आप को प्लेनर बना लिया। तीनों को एक ही प्लेन में बुलाया। और क्यों प्लेन में बुलाया? ताकि इसके साथ बैक बॉन्डिंग हो सके। और जो बैक बॉन्डिंग इसके साथ हो सकती है वही इसके साथ भी हो सकती है, वही इसके साथ भी हो सकती है। क्योंकि अगर हम इस चीज को समझे कि मॉलिक्यूल प्लेनर है तो तीनों में कोई अंतर नहीं है, जो काम ये कर सकता है वो ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। एंड दैट इज अबाउट द बैक बॉन्डिंग। तो रेजोनेंस और बैक बॉन्डिंग में हमारी तरफ से बस इतना ही, ठीक। जनरल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस या बैक बॉन्डिंग को उतना हमें नहीं, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा ऐसे सीख लेते हैं, कहीं कहीं काम देता है। स्पेशली वो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए कि यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड नहीं, बल्कि बीच में कुछ 1.5 की 1.3 की 1.4, यही सारी चीजें हैंडल करनी पड़ती है। और रेजोनेंस और बैक बॉन्डिंग वगैरह को ज्यादा सीरियसली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं। ठीक, देखते क्या है, एक तो होता है कोई चीज देखना, जैसे हम तुम्हें एक मोबाइल दे दे या एक कंप्यूटर दिला दे और कहे कि इसमें सारे एक किताब लिख करके दे दे कि ऐसे ऐसे बटन दबाओगे तो ऐसे वैसे होगा। तुम कंप्यूटर कभी खोलो मत, मोबाइल कभी ओपन मत करो, रोज किताब को पढ़ो, रोज किताब को पढ़ो। तो रोज तुम पढ़ो, रोज भूलो, रोज पढ़ो, रोज भूलो। लेकिन एक बार हम अब तुम्हें कोई किताब न दे, कंप्यूटर दे करके बिठा दे और बोले ऐसे ऐसे करते चले जाओ, तुम कर करके देखो, दूसरे दिन कर करके देखो, तीसरे दिन कर करके देखो, 8-10 दिन करोगे, उसके बाद तुम अपने आप करना सीख जाओगे। तुम्हें कोई किताब, कॉपी, कथा, कहानी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने करके देख लिया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम आएंगे तो लगभग हर क्लास में रेजोनेंस करेंगे, हर बार रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो वहां पर जो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट बनता है वो कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। तो अभी जस्ट इट वाज एन इंट्रोडक्शन टू द रेजोनेंस। रेजोनेंस में ऐसी ऐसी फालतू चीजें होती रहती हैं। ठीक, नोट्स को तुम डाउनलोड कर लोगे ताकि ये सारी चीजें जो हमने लिखी है, तुम इसको दोबारा देखना चाहो तो इसी वे में दोबारा देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो वहां से दोबारा भी तुम देख सकते हो। तो बहुत सीरियस नहीं होना, जो जो चीजें समझ में आ गई ठीक, जो नहीं समझ में आएगी थोड़ा वेट करो, समय के साथ वो भी आ जाएगा। वैसे हमने अपनी तरफ से चीजों को बहुत ही सिंपल बनाने की कोशिश की है। एक बार तुम देखो तो तुम्हें दोबारा परेशानी ना हो, लेकिन फिर भी सबका अपना अपना माइंड है। कुछ बच्चे कुछ समझते, कुछ बच्चे कुछ समझते, कथा एक ही चलती है लेकिन सब समझते अलग अलग, क्योंकि अपना अपना दिमाग है, अंदर बहुत सारा जो है मटेरियल भरा हुआ है। तुम कुछ और भी यही में सोचते रहोगे। हम इधर पढ़ा रहे रेजोनेंस और तुम उधर जो है अपना याद करोगे कि आज तो भाई जो है गर्लफ्रेंड के साथ बहुत लड़ाई हो गई, डिनर पर जाना था, डेट पर जाना था, कुछ हो नहीं पाया। तो मतलब बहुत सारे तुम्हारे अपने भी लफड़े हैं। सो व्हाटसोएवर, इस क्लास को अब यहीं पर खत्म किया जाता है। केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस और बैक बॉन्डिंग पर हमारी तरफ से अभी इतना ही। फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय।